नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिष को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी रुका नहीं है। हर एक एटम, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और मूव कर रहा है। इस सृष्टि की एक बेसिक इंस्टिंक्ट है एक्सपेंशन की, एक्सपैंड होने की, बढ़ते रहने की, बदलते रहने की। हम भी उसी सृष्टि के एक ऐसे एटम हैं जब जब रुकने का प्रयत्न करेंगे कि अब रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तब तब दिक्कतें लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इस सृष्टि के नेचर में जो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसमें सिंक होने के लिए हमेशा हमें चलायमान होते ही रहना है। कुछ पाना कुछ खोना लगा रहेगा, रुक नहीं सकते। रुकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी चलते रहने की प्रक्रिया को हम गोचर कहते हैं। ये वीडियो गोचर पे बेस्ड है कि करेंट ट्रांजिट अक्टूबर के महीने में मीन राशि में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, और उसके बेसिस पर, क्योंकि सिर्फ गोचर ही नहीं, कुंडली देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी कुंडली देखना या समझना जानते हैं कि हाँ, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, शत्रु का है, सम का है। इतना तो हर फ्री सॉफ्टवेयर में नीचे लिखा आपको मिल जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि मीन राशि में क्या संभावनाएं हैं। और क्योंकि आप 7.5 के फेज में चल रहे हैं, नेगेटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा है ही। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या पॉजिटिविटी ऐसी निकल के आ रही है कि हर नेगेटिविटी में हम कुछ रिलीफ या बेहतर परिणाम ले सकते हैं। तो मित्रों, वर्तमान स्थिति में शनि आपके फर्स्ट हाउस में है, और जो राहु है आपके 12वें घर में है, केतु आपके 6th हाउस में है, शुक्र भी 6th हाउस में ही है, गुरु अभी 3rd राशि मिथुन राशि 4th हाउस में है, सूर्य बुध अभी आपके 7th हाउस में है, मंगल आपके अष्टम भाव में है। लेकिन इस महीने की शुरुआत से ही बहुत सारे ट्रांजिट्स हम देखने वाले हैं। एक तो पहले ही हफ्ते में बुध का ट्रांजिट 3 अक्टूबर को हो जाएगा। फिर 7 अक्टूबर को सूर्य आपके 6th हाउस 7th हाउस से 8th हाउस पहुंच जाएंगे। कन्या राशि से वो तुला राशि पहुंच जाएंगे। गुरु 18 अक्टूबर को, एक बड़ा गोचर है, गुरु आपके 4th हाउस से, सुख वाले भाव से 5th हाउस त्रिकोण में पहुंच जाएंगे। केतु वहीं पर हैं, शनि वहीं पर हैं, राहु वहीं पर हैं। गुरु का, मंगल का, शुक्र का, सूर्य का, बुध का ये गोचर हो रहा है। चंद्रमा का तो हर सवा दिन में होते रहता है। मंगल 45 डेज के लिए गोचर करते हैं, तो इस महीने के एंड तक वो आपके अष्टम में रहेंगे और फिर आपके 9th हाउस जाएंगे 27 या 28 अक्टूबर को। तो मोटा मोटा इस पूरे महीने का वो जो फल देने वाले हैं वो अष्टम भाव का ही देने वाले हैं। आइए समझते हैं कि ट्रांजिट से पहले और ट्रांजिट के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं। पहले का तो आप समझ चुके हैं कैसा चल रहा है। तो 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु, आपके राशि के लॉर्ड हैं गुरु, जैसे ही केंद्र से निकल के त्रिकोण जाएंगे, अपनी उच्च की राशि जाएंगे, ये अपने आप में एक बेहद कंफर्टेबल सिचुएशन आपके लिए बनने जा रही है। या यूं कहें, क्योंकि गुरु एक साल में लगभग 13 महीने में ट्रांजिट करता है, लेकिन अतिचार की अवस्था में है। और गुरु का ये अतिचार, हालांकि ये ऑफ टॉपिक है लेकिन हमें जानना चाहिए, गुरु का ये अतिचार लगभग 90 साल के आसपास के एरिया में एक बार आता है। जब जब गुरु का अतिचार होता है, बहुत विध्वंसक घटनाएं भी होती हैं। गुरु एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। सौरमंडल की व्यवस्था में देखा जाए तो गुरु का साइज और मास बहुत बड़ा है, ग्रेविटी भी बहुत बड़ी है, बहुत हाई इंटेंसिटी ग्रेविटी है। तो पृथ्वी की तरफ आने वाले संकटों को जुपिटर अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए हम सब पृथ्वीवासी पृथ्वी जैसा ही रिएक्ट करते हैं। हमारे ऊपर के आने वाले संकटों को भी के लिए भी गुरु रक्षक की तरह, सेवियर की तरह कार्य करता है। अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छा सेव कर लेगा हमें, बुरी स्थिति में होगा तो सेफ नहीं कर पाएगा। तो गुरु के प्रभावों से विकट स्थिति में आने के बाद भी गुरु के नेगेटिव इम्पैक्ट जो होते हैं वो कम से कम मिलते हैं या हमारे भले के लिए होते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं आपके जब पंचम भाव में गुरु पहुंचेंगे, यहाँ से आपके तीनों त्रिकोणों को देखेंगे। फर्स्ट हाउस को देखेंगे, पंचम में है ही, और 9th को भी देखेंगे। भाग्य भाव और पहला लग्न भाव और पंचम, इन त्रिकोणों पर गुरु का एस्पेक्ट आने से ही शनि के ऊपर भी गुरु का एस्पेक्ट जाएगा। शनि फर्स्ट हाउस बैठे हैं, 7.5 का पेन कम होता दिखेगा। हैविंग सेड दैट, शनि वक्रत्व में चल रहे हैं 28 नवंबर तक, जून में स्टार्ट हुआ है। आप में से काफ़ी लोगों को पेन तो था ही, लेकिन जून से लेकर के और नवंबर तक पेन की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है।
मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा है, पुराने कुछ कर्म बीच बीच में आ रहे हैं, व्यर्थ के एलिगेशंस लग रहे हैं, नेम और फेम खराब हो रहा है, परिवार भी उस तरह से साथ नहीं दे पा रहा है, अपना कौन है कौन नहीं है ये सबके सही चेहरे दिख रहे हैं आपको। ये वर्तमान समय में आपके साथ हो रहा है। राहु का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है। अब कुछ बड़ी चीज़ें खरीदने का मन तो हो रहा है, पैसे खर्चे भी हो रहे हैं, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें भी हैं, माता के मानसिक स्वास्थ्य में भी दिक्कतें हैं। राहु का 6th हाउस में एस्पेक्ट है। जॉब के लिए चेंजेस का ये समय था, ये मई से ही स्टार्ट हुआ है। काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब चेंज करी होगी या स्विच करी होगी या जॉब चली गई होगी, राइट। तो ये केतु और राहु ने मिलकर आपके 6th हाउस एंड 12th हाउस को किया था। तो ये स्थितियाँ तो मार्च के बाद से ही बननी शुरू हो गई हैं और शनि 2.5 साल के लिए हैं। साढ़े साथी आपकी जो मुख्य फेज़ है, मूल फेज़ है साढ़े साथी का, मध्य फेज़ है, वो 2.5 साल के लिए चलेगा। समस्याएं तो अभी भी हैं, समस्याएं आगे भी रहेंगी। यहाँ पर एक तो गुरु के आने से 18 अक्टूबर से लेके दिसंबर के पहले हफ्ते तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वक्री होकर ये 4th हाउस पहुँच जाएंगे। अभी की स्थितियाँ आपको साढ़े साथी के पेन में रिलीफ देने आ रही हैं 18 अक्टूबर से। सिर्फ गुरु का पर्सपेक्टिव ऐसा है, राइट। शनि का वक्रत्व है, लेकिन रिलीफ मिलने से वो वक्रत्व और साढ़े साथी का इस फेज में रिलीफ है, ये आप मान के चलिएगा। स्वास्थ्य में जो नुकसान दिख रहा था वहाँ भी रिलीफ है, ये भी आप मान के चलिएगा। तो सबसे पहले अपने मोराल को हाई करिए, मनोबल को बढ़ाइए, जिससे समस्याओं को डील कर सकें और आने वाले हर छोटे छोटे पॉजिटिव साइंस को चैनल करने का ट्राई करिए कि कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब एक माइंड मेकअप हो जाता है ना कि हाँ भाई समस्याएं तो हैं और डील करना है, तो पेन की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब गुरु की बात तो हम समझ चुके हैं, अच्छी स्थिति में जा रहा है गुरु। मंगल जो है 8th हाउस में बैठ करके, हालांकि सम राशि जरूर है लेकिन अष्टम भाव में है। अष्टम भाव अचानक से सडन परिवर्तन, बड़े परिवर्तनों को दिखाता है। मंगल भौम है, भूमिपुत्र है, तो जमीन संबंधी यानी कि पैतृक जमीन संबंधी कुछ वाद विवाद होने की संभावनाएं मंगल यहाँ से क्रिएट कर सकता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों, मंगल यहाँ से अपने उच्च की राशि को देख रहा है। 1 2 3 4 4th एस्पेक्ट उच्च की राशि को है, लाभ वाले भाव को है। लाभ वाले घर में मंगल का एस्पेक्ट देना, मंगल आपके भाग्येश हैं, है ना। वृश्चिक राशि आपके 9 में पड़ती है, उसके मालिक मंगल हैं और वो अष्टम में आके बैठे हैं, तो भाग्य भाव बहुत प्रबल तो नहीं है, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट भाग्य भाव पर पड़ जाने से जो नेगेटिविटी है उसका एस्पेक्ट कम हो जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है बहुत ज़्यादा किस्मत चमक जाएगी, वंडर्स हो जाएंगे, इसकी संभावनाएं कम हैं। लेकिन एक चीज़ तो 100% गारंटी है कि जो भाग्य का साथ आपको साल के शुरुआत से अभी तक चल रहा है उसमें बेहतर परिणाम आने की संभावनाएं 18 अक्टूबर से बनती दिख रही हैं, राइट। मंगल का उच्च राशि पर दृष्टि पड़ना, लाभ वाले भाव पर पड़ना, ये ठीक स्थिति है। जमीन जायदाद संबंधित चीज़ों में, रिसर्च संबंधित चीज़ों में, मेडिकल संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता दिख रहा है। मंगल का 7th एस्पेक्ट धन भाव पर है, तो ये धन लाभ होने की संभावनाएं भी मिलता दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मंगल का पुरुषार्थ पराक्रम पर अष्टम भाव है, ये भी काफ़ी कमाल है। मंगल जैसा प्लैनेट जब आपके 3rd हाउस को देखता है तो एनर्जी स्टैमिना में वृद्धि हो ही जाती है। बुध की बात करेंगे, 8th हाउस में पहुंचेंगे ये इसी अक्टूबर के पहले हफ्ते में। तो आपके लिए बुध आपके विवाह का मालिक है, आपके लिए बुध आपके 4th हाउस माता का सुख का मालिक है। सुख वाले भाव का मालिक, विवाह वाले भाव का मालिक अष्टम पहुंच जाए तो विवाह संबंधी स्थितियों में समस्या करता है, उलझने क्रिएट करेगा, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करेगा, झगड़े कराएगा, स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो बेहतर समय यही रहेगा आपके लिए, या बेहतर सुझाव यही रहेगा, जितना ज़्यादा हो सके कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस अवॉइड करें अपने पति या पत्नी के साथ, ईज करें। 1 महीने की बात है, बुध आगे बढ़ जाएगा, राइट। सूर्य 7th में बैठा हुआ है अभी के लिए, लेकिन 17 अक्टूबर से फिर पहुंच जाएगा वो अष्टम भाव में। अब देखा जाए मंगल भी वहीं पे रहेगा, 10 दिन तक साथ दोनों रहने वाले हैं। अष्टम को तो ये बली कर रहे होंगे, लेकिन सूर्य नीच की राशि पहुंचेगा तो व्यर्थ के विवाद भी क्रिएट कर सकता है, उसको ठीक रखने का पूरा प्रयत्न करिएगा। विवाद कैसा? पिता से, अपने पिता तुल्य लोगों से, चाचा से, ताऊ से और सीनियर्स से भी, ऑफिस में सीनियर्स से भी। रोग पूर्ण का मालिक हो जाएगा, अष्टम में जाके बैठ जाएगा। इस माध्यम से सूर्य इतना बुरा नहीं हुआ, बुरा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो है अष्टम में बैठ रहा है और नीच की राशि जाके बैठ रहा है। तो ऐसे समझिए, सीनियर्स से, अपने बड़े लोगों से थोड़ा संवाद ठीक से करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, झगड़ों से बचने का ट्राई करिएगा। अदरवाइज सूर्य बहुत दिक्कतें नहीं करेगा।
शुक्र जो है नीच की राशि पहुंच जाएगा। शुक्र अभी तो केतु के साथ बैठा हुआ है, फिर ये 6th या शादी वाले घर में पहुंचेगा, लेकिन नीच की राशि पहुंचेगा, राइट। तो शादी की दिक्कतें पहले समझ चुके हैं, बुध के साथ बनी हुई हैं। शुक्र भी जब बुध वाले घर में यानी कि बुध की उच्च राशि में शुक्र पहुंच जाएगा तो नीच का शुक्र कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें भी क्रिएट कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में गुप्त रोग, स्त्री रोग, पुरुष रोग होने की संभावनाएं बनते दिखाता है। व्यर्थ के पैसे भी खर्चा करता हुआ दिखाता है, तो ये एक चीज़ संभालिएगा। और शुक्र नीच का होने से अगर आप संवाद ठीक कर लें, मैनेज ठीक कर लें अच्छे से, तो शुक्र और गुरु और बुध ये नैसर्गिक शुभ ग्रह व्यर्थ का पाप या व्यर्थ का दोष आपको नहीं देते, ठीक है। आचरण ठीक कर लीजिए। शुक्र भी गुरु हैं, है ना, शुक्र भी महादेव के भक्त हैं। तो अगर आप नियमित रूप से महादेव की सेवा में रहते हैं, संकल्प करते हैं कि शुक्र के दोषों से निवारण करिएगा, व्यर्थ के पैसे खर्चे मत करवाइए, फाइनेंसेस एंड ऑल में हेल्प करिएगा, तो वो शुक्र भी आपकी हेल्प ही करेंगे। ये भी देवता ही हैं हमारे लिए। बस इतना है कि जो शादी देख रहे हैं या बातचीत चल रही है, थोड़ा सा होल्ड करने का ट्राई कर लीजिएगा। 1 महीने की बात है, शुक्र और बुध दोनों ठीक स्थिति में पहुंच जाएंगे, राइट। उपाय की बात हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि इन सब चीज़ों का ये तो हमने इम्पैक्ट देखा। बेहतर किया जा सकता है या नहीं, एक चीज़ समझिएगा मित्रों कि जो दैव योग है, जो आपका चार्ट लेकर के आया, संयोग लेकर के आया, वो तो है। इवेंट्स आप नहीं बदल सकते। यदि किसी की मृत्यु होनी है तो होनी है, आप कितने भी उपाय कर ले वो अलग बात है ना। वो एक आपको उदाहरण मिलेगा मार्कंडेय महाराज का, लेकिन वो अलग ही लेवल की श्रद्धा होती है, जहाँ भगवान को विवश होना पड़ता है कि भाई ये इतना ज़्यादा श्रद्धा रख रहा है। सामान्य लोग आज के समय में श्रद्धा तो कुछ नहीं है, कुछ पाने कुछ खोने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसे में उपाय बहुत काम नहीं करते। फिर भी प्रैक्टिकल रूप में जो समस्याएं दिख रही हैं उनको डील करने का आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए, ये उपाय बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चंद्रमा को बलि करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते रहिए, भगवान सूर्य की आराधना करते रहिए, आत्मा और मन दोनों को बलि करते रहिए। आराधना करने का बेसिक प्रोसेस, आप भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं, भगवान शिव को जल दे सकते हैं। चंद्रमा को ठीक करने का बेसिक और बहुत बेहद सिंपल उपाय, डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ब्रेन या किसी भी ऑर्गन की हेल्थ बेहतर होती जाती है। सो डीप ब्रीदिंग करना भले ही 5 मिनट आप कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दूसरी चीज़, सूर्यदेव की पूजा आप कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा आप कर रहे हैं। मंगल, शुक्र, केतु, राहु, शनि का आप सब जानते हैं, शनिवार के दिन चैरिटी जितना कर सकें कर लीजिएगा। किसी गरीब व्यक्ति के मेडिकल का बिल भर दीजिएगा यदि हो सके। किसी गरीब व्यक्ति के लिए कपड़े, जूते इत्यादि व्यवस्था कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। खाना खिला सकते हैं तो खिला दीजिएगा। बेजुबानों को और गरीबों को जितनी हेल्प करेंगे शनिदेव उतने ही प्रसन्न होते रहेंगे। बेसिक सी बात है, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, रूटीन्स, रिचुअल्स ठीक कर लीजिए। आप लथार्जी और आलस को अपने दिनचर्या से निकाल दीजिए। शनि जितना देंगे अलग ही लेवल का फिर होगा। शनि को लथार्जी और आलस नहीं चाहिए, बिकॉज वो हार्डवर्क कराने आए हैं। लथार्जी, आलस दुश्मन बन जाते हैं शनि के। शनि ही देते हैं कि आप ऐसा माहौल बन जाए कुछ करने का मन नहीं करेगा, यही शनि नहीं चाहते। यही तो टेस्टिंग फेज है ना, आपके तो कर्मों का फल शनि देने आते हैं, किसी और कर्मों को देते नहीं है। तो बेसिक सी बात है, ये जो पीड़ा मिल रही है वो हमारे ही कर्मों का फल है। कब किया ये अलग बात है, बिकॉज बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। आज तो सब याद भी नहीं है ना। 11.5 बिलियन सालों की जर्नी में हमें क्या याद है, ये 20 साल, 30 साल, 40 साल याद है। इससे पहले हम क्या थे पता ही नहीं है, लेकिन थे। एनर्जी का रूल ही यही है, एनर्जी खत्म हो ही नहीं सकती, बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो हम भी ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहे हैं, डेटा तो फिर भी है। तो जो कर्म हुए हैं वो हुए हैं, आज चेक नहीं कर सकते, आज जान नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान है उसको तो ठीक कर सकते हैं। बेहतर कर्म करते रहिए, बेहतर रूटीन रिचुअल रखते रहिए, डिसिप्लिन लेके रखिए, लोगों की हेल्प करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।